बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर निशान शाह ने अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांध लिया था। वो घोड़े पर सवार भागती रही। वो जंगलों के रास्ते नालंदा, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, अयोध्या, मनकापुर होती हुई बहराइच पहुंच गई थी। वो सीधे दरगाह पहुंची और घोड़े से उतरकर दरगाह शरीफ में गई। नाल दरवाजे पर वो गिरकर बेहोश हो गई थी। फौरन अमीर बहराइच को इत्तिला दी गई, कोई लड़की नाल दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो गई है। वो दौड़कर आए। उन्होंने देखते ही पहचान लिया था ये शहजादी निशान शाह थी और ये बच्चा इब्राहिम था, जिसका कुछ दिन कब्ल यहीं पर अकीका और खतना किया गया था। फौरन तबीब बुलाए गए। दोनों को होश में लाया गया। बच्चे को दूध पिलाया गया, लेकिन निशान गुमसुम और खामोश थी, बाल उलझे हुए थे। तबीब ने बताया ये अपनी याददाश्त खो चुकी हैं, इनके इलाज में काफी वक्त लगेगा। अमीर बहराइच मोहिउद्दीन हैरत में थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने फैसला किया, 2 कासिद बुलाए। एक कासिद लाहौर और एक बंगाल देवकोट रवाना किया गया। कासिदों को खत दे दिया गया था। इस दौरान निशान शाह और बच्चे का इलाज बहराइच में जारी था। उसकी हिफाजत का जिम्मा सालार हुमैरा खातून को दिया गया था। बहराइच के दौलत खाने को खाली कराकर उसमें निशान शाह और बच्चे इब्राहिम का इलाज हो रहा था। उधर आराम शाह भेष बदलकर लाहौर पहुंच गया था। वो कुतुबुद्दीन को कत्ल करने की साजिश रच रहा था। इस दौरान उसने किले के कई पहरेदारों से भी मुलाकात की थी। सोने के सिक्के देने का भी लालच दिया था, लेकिन उसे अभी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। गजनी के किले में मौजूद सुल्तान कुतुबुद्दीन गजनी हुकूमत को मुस्तहकम करने में मशगूल थे। तभी एक कासिद ने उन्हें बंगाल में बगावत के साथ शिरान खिलजी के कत्ल और निशान शाह के गायब हो जाने की इत्तला दी। इस इत्तला से किले में कोहराम मच गया था। इल्तुतमिश ने फौरन फौज लेकर बंगाल कूच करने का ऐलान कर दिया और सुल्तान को आधी फौज के साथ लाहौर चलने का मशवरा दिया। फिर इल्तुतमिश आंधी की रफ्तार से बंगाल रवाना हो गया। इल्तुतमिश के आने की खबर पाते ही आराम शाह लाहौर से दिल्ली भाग आया था। उधर अली मर्दान को भी जैसे ही इल्तुतमिश के आने की खबर लगी, वो देवकोट से अपने हामियों के साथ फरार हो गया। इल्तुतमिश सीधे देवकोट पहुंच गए थे। उन्होंने सबसे पहले निशान शाह के बारे में पूछा। तब तक बहराइच से कासिद देवकोट पहुंच गया था। उसने निशान शाह के बारे में बताया वो बहराइच के किले में अमीर मोहिउद्दीन की निगरानी में है। इल्तुतमिश ने कुछ सिपाहियों को अली मर्दान और उसके साथियों की तलाश में भेजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तो वो शहीद शिरान खिलजी की मज़ार अक़दस पर फातिहा पढ़ने गए। वापसी पर सभी सरदारों, फौजियों और खिलजी कबीले के लोगों को तलब किया गया। इल्तुतमिश ने कहा, बंगाल के सभी सरदार, बहादुर जंगजुओं, तुम्हारे लिए एक इज्जतदार बावकार इस्लामी हुकूमत अमीर बंगाल बख्तियार खिलजी ने कायम की। उनको शहीद कर दिया गया। फिर उनके ही कदम पर चले उनके छोटे भाई मोहम्मद शिरान खिलजी ने बंगाल की इस्लामी हुकूमत की शान को बरकरार रखा। अब उनकी शहादत के बाद हुकूमत की जिम्मेदारी ऐसे बहादुर नौजवान के हाथ में सौंपी जानी चाहिए जो बंगाल की शान और अजमत को बुलंद रख सके। शिरान खिलजी के हुक्म से बंगाल और दिल्ली की फौज के सिपह सालारी कर चुके नौजवान हिसामुद्दीन इवास खिलजी मेरी नजर में बेहतर हाकिम हो सकते हैं। ये बख्तियार खिलजी के छोटे भाई भी हैं, इसलिए मैं इनका नाम
अमीर बंगाल के लिए पेश करता हूँ। अगर आप में से कोई अपना या किसी दूसरे का नाम पेश करना चाहता है तो पेश कर सकता है। इस पर सभी ने मुत्तफिक होकर कहा, इवाज खिलजी बेहतर हैं। इल्तुतमिश ने कहा, ठीक है। इसी वक्त हिसामुद्दीन इवाज खिलजी की हलफ बर्दारी करा दी जाए। फिर हलफ बर्दारी की रस्म अदा की गई और फजा में इवाज खिलजी जिंदाबाद, अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे। इल्तुतमिश ने कहा, मैं सुबह बहराइच रवाना हो जाऊंगा। आप लोग अली मर्दान और उसके हमनवाओं से मोहतात रहना। इवाज खिलजी फौज में इजाफा करेंगे। सुबह इल्तुतमिश बहराइच के लिए रवाना हो गए थे। बहराइच की दरगाह पहुँचते ही इल्तुतमिश का खैर मकदम करने के बाद अमीर बहराइच मोहिउद्दीन उन्हें लेकर दौलत खाने गए, जहां निशान शाह को देखकर उन्हें बहुत सदमा हुआ। निशान शाह खामोश थी, ना तो वो कुछ बोल रही थी, ना ही किसी को पहचान रही थी। बच्चे इब्राहिम को हुमैरा गोद में लिए हुए थी। तबीब ने बताया, शहजादी निशान शाह और बच्चा दोनों इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, लेकिन शहजादी साहिबा की याददाश्त चली गई है और खामोशी किसी गहरे सदमे का नतीजा है। इनका इलाज लंबा चलेगा और इससे ज्यादा सैयद सालार मसूद गाजी के तुफैल में मांगी गई दुआओं से ये फैज़याब हो जाएंगी। इल्तुतमिश निशान शाह और बच्चे को लेकर दरगाह शरीफ गए। मज़ार अक़दस पर हाजिरी देकर इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी और रुखसत होने की इजाजत मांगी। फिर एक घोड़ा गाड़ी पर शहजादी निशान शाह को बिठाया गया और उनके साथ खातून सालार हुमैरा बच्चे इब्राहिम को गोद में लेकर बैठ गयी। इल्तुतमिश का यह काफिला बदायूं होता हुआ लाहौर पहुंचा, जहां किले में दाखिल होते ही निशान शाह के ये हालात सुनकर कोहराम मच गया था। सभी लोग सदमे में थे। हकीम सुलेमान को तलब किया गया। उन्होंने शहजादी निशान शाह का इलाज शुरू किया। इल्तुतमिश ने सालार हुमैरा खातून को लाहौर किले के महाफिज दस्ते का दरोगा मुकर्रर कर दिया था। साथ ही हरम खाने के हिफाजत की तमाम जिम्मेदारियां भी उसी के सुपुर्द कर दी गई थीं। एक दिन सल्तनत की खुफिया तंजीम के सालार मोहम्मद खालिद गजनी से लाहौर आए। वो किले में जैसे ही घुसे, हुमैरा खातून ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सुल्तान कुतुबुद्दीन तक पहुंचाई गई। उन्होंने हुमैरा को बुलाकर समझाया, तुमने जिसे गिरफ्तार किया है वह हमारी हुकूमत का सबसे भरोसेमंद जंगजू और जासूस है। उसे हमारे पास बावकार लेकर आओ। हुमैरा ने हवालात से खालिद को निकालकर फिर माफी मांगी और उसे सुल्तान के पास लेकर गईं। खालिद ने सुल्तान को बताया, हजरत, गजनी फतेह के बाद महज 40 दिन के अंदर ताजुद्दीन यल्दौज ने फिर से गजनी किले पर कब्जा कर लिया है। हमारे जासूस मोहम्मद हमीद और मोहम्मद शाकिर ने हमले की इत्तला भेज दी थी। हमने फौरन जाकर सुल्तान ख्वारिज़ मोहम्मद शाह को बाखबर कर दिया था। वो अपने जानिसारों के साथ किला छोड़कर चले गए थे। अब वो फिर से जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच इल्तुतमिश वहां आ गए थे। उनको भी गजनी पर यल्दौज के दोबारा कब्जा हो जाने की इत्तला मिल गई थी। उन्होंने कहा, हजरत, हिंदुस्तान की फौज गजनी से जैसे ही हटी, यल्दौज ने कमजोरी का फायदा उठाकर हमला कर दिया। अब यल्दौज का सिर कलम करना बेहद जरूरी हो गया है। फिर इल्तुतमिश खालिद को लेकर हरम खाने के अपने कमरे में चले गए। यहाँ खालिद की नजर फिर हुमैरा खातून पर पड़ी। हुमैरा ने अदब के साथ खैर मकदम किया था। हुमैरा के जंगी लिबास, कमर से लगे हुए 2 खंजर के साथ निहायत खूबसूरत हुमैरा ने जैसे खालिद पर बिजली गिरा दिया था। उसने धीरे से इल्तुतमिश से पूछा, हजरत, ये लड़की कौन है? इल्तुतमिश मुस्कुराए
انہوں نے کہا خالد ہمیں تمہاری بھی شادی کرنا ہے، ہم اسے بہرائچ سے لے کر آئے ہیں۔ بہرائچ چھاونی کے سالار کمال الدین جنیدی کی کھوج ہے یہ۔ کمال الدین نے وہاں کے قبیلوں سے نکال کر چھاونی میں خواتین کی فوج کا اس کو سالار بنا دیا تھا۔ ہم اسے شہزادی نشان شاہ کی نگرانی کے لیے یہاں لے آئے ہیں۔ اب یہ بتاؤ تمہیں یہ لڑکی پسند ہے؟ میں تمہاری شادی کی بات اس سے کروں؟ خالد نے کہا حضرت یہ بہت ہی کڑک ہے، یہ ہمیں کیوں پسند کرے گی؟ التتمش نے کہا اگر وہ اپنی رضامندی دے دیتی ہے تو؟ خالد نے دھیمی آواز میں کہا حضرت وہ رضامندی دے دیتی ہے تو مجھے کیا، میں تیار ہوں۔ التتمش نے کہا ٹھیک ہے، میں موقع پا کر تمہاری بھابھی ترکان شاہ سے بات کروں گا، وہ حمیرہ سے بات کر کے اسے تیار کر لیں گی۔ تبھی حمیرہ کمرے میں داخل ہوئی اور کہا حضرت دائی کو طلب کر لیں، شہزادی ترکان شاہ کو زچگی کا درد شروع ہو گیا ہے۔ اسی دن شام کو التتمش کی بیوی ترکان شاہ نے ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ التتمش نے گود میں لے کر اس کے کان میں اذان دی اور اس کا نام رضیہ رکھا تھا۔ رات میں قلعے کو سجا دیا گیا تھا اور رات بھر خواتین نے جشن منائے۔ جشن کے دوران حمیرہ موقع پا کر خالد کے قریب گئی اور ایک بار پھر اپنے کیے پر پچھتاتے ہوئے معافی مانگی۔ اس پر خالد شرمندہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کیا تھا، ہمیں اتنی وفاداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے والے جنگجوؤں پر فخر ہے۔ میں نے سلطان سے تمہاری بہت تعریف کی ہے، پھر خاموش ہو کر کہا تم بہرائچ کی رہنے والی ہو، میری خواہش ہے میں تمہارے ساتھ ایک بار بہرائچ جاؤں، وہاں کی درگاہ پر حاضری دینے کی میری بہت تمنا ہے۔ حمیرہ خوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا میں سلطان حضرت سے کہوں گی آپ کے ساتھ مجھے بہرائچ کچھ دنوں کے لیے بھیج دیں۔ دوسرے دن حمیرہ شہزادی ترکان شاہ کے پاس گئیں اور کہا شہزادی صاحبہ آپ جب سور سے فارغ ہوں اور نہا لیں تو ہمیں سالار خالد کے ساتھ کچھ دن کے لیے بہرائچ بھیج دیں۔ ترکان نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے یہ بتاؤ تمہاری شادی خالد کے ساتھ کرا دی جائے؟ شرماتے ہوئے حمیرہ نے کہا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو۔ ترکان نے بات کاٹتے ہوئے کہا تمہیں خالد پسند ہے؟ حمیرہ نے سر ہلاتے ہوئے اپنی رضامندی دے دی۔ اس کے بعد لاہور قلعے کے دیوان خاص میں سلطان قطب الدین نے محمد خالد اور سالار حمیرہ خاتون کی شادی کا اعلان کر دیا تھا۔ حرم خانے میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ خواتین نے حمیرہ کو مہندی لگا کر مہندی کی رسم ادا کی۔ اس کے بعد نکاح کے لیے لے جایا گیا جہاں عالم نے نکاح کی رسومات ادا کی۔ اس کے بعد شادی کا جشن منایا گیا۔ ادھر علی مردان بنگال سے بھاگ کر دلی پہنچ گیا تھا اور آرام شاہ سے مل کر ہندوستان حکومت کے خلاف سازشوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دن آرام شاہ سے مل کر اس کو مشورہ دیا۔ اس نے بتایا قطب الدین کو چوگان کھیلنے اور گھڑ سواری کرنے کا شوق ہے، اگر اس کے گھوڑے کی نال ڈھیلی کر دی جائے تو تیز رفتار گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر جائے گا، اس سے گھوڑے اور اس پر سوار سلطان قطب الدین کی موت ہو سکتی ہے۔ آرام شاہ نے کہا یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے اور آسان بھی ہے، لیکن اس میں اگر لاہور قلعے کے استبل کا حاکم امیر آخر عبد الجبار مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو کام آسان ہو جائے گا۔ میں لاہور جا کر جبار کو سونے کی تھیلی دوں گا
اگر اس نے سونا لے لیا میرے سلطان ہندوستان بننے کا راستہ صاف ہو جائے گا اور لکھنوتی کا سلطان بنیں گے علی مردان. اور پھر دونوں نے زوردار ٹھہاکا لگایا تھا.